नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड द मोस्ट लव्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। जितना कि हमारे स्टूडेंट्स हमें प्यार करते हैं, शायद ही किसी और को इतना प्यार मिलता होगा। एंड इतना प्यार मिलना ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज मैनेट ब्रेन्स इज द ओनली चैनल, या फिर वन ऑफ द यूनिक चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे सेशंस, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, वेदर थ्रू यूट्यूब चैनल और वेबसाइट और आर ऐप। आप इन तीनों के थ्रू हमें एक्सेस कर सकते हैं। और आप इस समय पढ़ रहे हैं मेरे साथ एनटीएससी के मैथ्स पार्ट को। तो भैया एनटीएससी में आपको पता है दो पार्ट होते हैं, मैट और सैट। ठीक है, सैट मतलब जो आपका स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज वाला टेस्ट होता है, जिसमें आपको साइंस, सोशल, हिंदी इस सबको पढ़ना होता है। उसमें एक पार्ट होता है मैथ्स का भी। तो उसी मैथ्स के पार्ट को कवर करने का हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और हमारी गाड़ी इस समय चल रही है प्लेटफॉर्म नंबर प्लेन ज्योमेट्री पर। ठीक है, तो प्लेन ज्योमेट्री को हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं एनटीएससी में। पर लेकिन हमारी जो हर बार की पद्धति रही है कि हम सीधा क्वेश्चंस पे जंप कभी नहीं करते, हम हमेशा पहले कॉन्सेप्ट का रिव्यू करते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट रिव्यू कह सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने का प्रयास कह सकते हैं। और ये है उसी पूरी हमारी जो सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट रिव्यू एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग वाली, ये है थर्ड पार्ट ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। तो प्लेन ज्योमेट्री के इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने बेसिक यूक्लिड ज्योमेट्री और लाइंस एंड एंगल्स को कवर किया था। दूसरे पार्ट में हमने कवर किया है आपके ट्राइंगल्स चैप्टर को। ठीक है, तो ऊपर के 3 चैप्टर्स हो गए हैं। अब हम आने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल्स पे। आपको जो पहले के 2 सेशन हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो तुरंत जाइए, पहले उन सेशंस को कंप्लीट कर लीजिए ताकि एक सीक्वेंस में आपकी पढ़ाई हो सके। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के भी मिल जाएंगे एंड पिछले सेशन के भी मिल जाएंगे, तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने वो सेशन देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज हम शुरू करने वाले हैं इस प्लेन ज्योमेट्री नामक जो महासागर है टॉपिक, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसमें देखो आपकी कक्षा 9वीं और 10वीं के 5 चैप्टर आते हैं। ठीक है, और कुछ चैप्टर्स तो ऐसे जैसे ट्राइंगल्स हो गया, क्वाड्रिलैटरल्स हो गया, सर्कल्स हो गए, ये दोनों क्लासेस में 9, 10 दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, काफी बड़ा एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है इनका। तो कृपया ध्यान रखें कि आप इनको अच्छे से कवर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम प्लेन ज्योमेट्री का तीसरा पार्ट, पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में। इससे पहले वाले में हमने क्या कवर किया है, आपको रिमाइंडर दे दूं तो ट्राइंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स एंड यूक्लिड ज्योमेट्री कवर हो चुका है इसके पहले के 2 पार्ट्स में। चलिए आज की कहानी शुरू होगी त्रिभुज के बाद, अब चतुर्भुज की बारी आ गई है, मतलब 4 साइड्स वाले एक फिगर की बात आ गई है, जिसका नाम है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, गणित की भाषा में उसे सर क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलैटरल, जैसा कि यहां पे लिखा है। अब क्वाड्रिलैटरल्स होते क्या है, तो देखो सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, ये कोई 2-4 लोगों का परिवार नहीं, ये बहुत बड़ा कुटुंब है एक, जिसमें सारे कौन से फिगर्स आते हैं सर? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर्स आते हैं। कौन कौन से? 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलैटरल। अगर कोई फिगर, कोई शेप ऐसा है जिसकी 4 साइड्स है, ठीक है, और वो क्लोज्ड है, ठीक है, उसे आप कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल होना इतना आसान है, इसीलिए इतना बड़ा परिवार बन जाता है इनका कि भैया इसमें बहुत ही बेसिक से क्राइटेरिया, बस 2 ही चीजें, पहली 4 साइड्स, दूसरा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई अगर ऐसे बना देता है तो ये क्वाड्रिलैटरल नहीं है, क्योंकि है तो इसमें भी 4 साइड्स, पर ये क्लोज नहीं, ये ओपन है। ठीक है, इसमें से अगर आप किसी एक को चेंज कर दें, मान लीजिए आपने चेंज किया यहां पे, केवल जो उधर जा रहा था उसे इस तरफ कर दें, तो ये बन जाएगा आपका क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि अब ये क्लोज्ड भी है और 4 साइड्स वाला है। ठीक है, तो दोनों चीजें आती हैं, क्लोज भी होना चाहिए और 4 साइड वाला भी होना चाहिए। उससे ज्यादा हो गया तो भी नहीं रहेगा क्वाड्रिलैटरल, कम हो गया तो ट्राइंगल बन जाएगा, पर अगर क्लोज नहीं हुआ तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 2 बेसिक चीजें। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कुछ क्वालिटीज क्वाड्रिलैटरल की, तो भैया क्वाड्रिलैटरल के अंदर के एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। और मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर अंदर के एंगल्स का सम 360, बाहर के एंगल्स का सम कितना होगा, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कि बाहर के एंगल्स का सम कितना होगा। अंदर के एंगल्स का सम तो बोल दिया आपने 360,
पर मुझे बाहर के एंगल्स का सम भी जानना है, वो आप मुझे बताइए कितना होगा। अच्छा, टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, ऑब्वियस ही बात है जब एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा तो उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ फीचर्स होंगे, तो अलग अलग यूनिक बेसिस पे आप यहाँ पे कुछ क्वाड्रिलैटरल्स यहाँ पे लिखे गए जिनकी कुछ विशेष क्वालिटीज होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रापेजियम हो गया, ऐसे काइट होता है। तो इनकी सबकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि कहीं भी रिपीट नहीं होती हैं और इनको इस वे में बांटा जाता है। मतलब सर क्या मतलब एक क्वाड्रिलैटरल या तो पैरेललोग्राम या रोम्बस या रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रापेजियम होगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। देखो जो क्वाड्रिलैटरल है वो पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापेजियम, काइट हो सकता है, और इन सबको छोड़ के भी केवल क्वाड्रिलैटरल भी हो सकता है कि वो इनमें से किसी भी क्वालिटी में फिट ना बैठ रहा हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप सिर्फ क्वाड्रिलैटरल है, आपके पास कुछ भी विशेष फीचर नहीं है, जैसे आपके पास पैरेललोग्राम होने का फीचर नहीं है, रोम्बस होने का फीचर नहीं है, काइट होने का, ट्रापेजियम होने का फीचर नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए यहां पे हमने स्क्रीन क्लियर कर ली। क्या क्या पढ़ा हमने? तो क्वाड्रिलैटरल की बेसिक परिभाषा देख ली, उसकी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी देख ली 360 डिग्री वाली, और कुछ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल देखे, और इसके अलावा भी क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं जिनके कुछ अलग से नाम नहीं होते क्योंकि अलग से कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब कुछ यूनिक है ही नहीं तो फिर नाम क्यों दिया जाएगा? ठीक है, चलिए अब सबसे पहले आ जाते हैं हम पैरेललोग्राम पे। तो हम आ गए क्वाड्रिलैटरल्स के अब टाइप्स को कवर करने की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज इन पे बेस्ड बन सकते हैं। अ क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, अ क्वाड्रिलैटरल जिसमें कुछ यूनिक फीचर, और क्या है वो यूनिक फीचर? वो ये कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल, उसे आप कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, और देखो अपोजिट साइड्स का मतलब है ऊपर वाली नीचे वाली के पैरेलल, इधर वाली के पैरेलल। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, केवल एक पेयर नहीं, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल, दैट इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो पहली कंडीशन क्या होती है? एक तो वो क्वाड्रिलैटरल होना चाहिए, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसे हम कहते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां दिए गए चित्र में देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसमें AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा भैया? तो सर AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC, यही लिखा है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भैया किसी पैरेललोग्राम में? तो देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हैं। एक तो ये कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। उसके अलावा अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल्सो, एक प्रॉपर्टी ये मिल जाती है। दूसरी यहां से मिल जाती है कि भैया एडजेसेंट साइड जो होती है किसी भी क्वाड्रिलैटरल की, एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, अर्थात 180 डिग्री। सर व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल? देखो एडजेसेंट मतलब होता है आजू बाजू में। ठीक है, तो एंगल्स का आजू बाजू में होना, जैसे D और C आजू बाजू में है, C और B आजू बाजू में है, A और D आजू बाजू में है, तो इन्हें आप कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये अलग प्रॉपर्टी है जो कि किसके बारे में है? आमने सामने, आजू बाजू में होना और आमने सामने होने में फर्क है। ठीक है, तो जब आप से कहेंगे एडजेसेंट मतलब आप कह रहे हैं एक दूसरे के आजू बाजू में, पर जब आप कह रहे हैं अपोजिट तो आप कह रहे हैं एक दूसरे के ठीक सामने, और दोनों में डिफरेंस हो जाता है। एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है सप्लीमेंट्री, वहीं अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, और ये केवल पैरेललोग्राम में होता है, सारे क्वाड्रिलैटरल में नहीं होता। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स का एंगल भी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, ये दो चीजें। इसके अलावा डायगोनल जो होती हैं उनके बीच में भी कनेक्शन होता है। डायगोनल्स आपको पता है? हाँ सर, डायगोनल्स बेसिकली वो लाइन सेगमेंट होती हैं जो कि दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट या फिर जहां आने जाने का मार्ग नहीं है उन दो पॉइंट्स को जोड़ती है। जैसे यहां पे अगर आप देखें D से B जाने का मार्ग नहीं था, तो जब आप ये मार्ग बनाते हैं इसे कहते हैं बेसिकली डायगोनल। ये समझने के लिहाज से हो गया। कॉन्सेप्चुअली वो पॉइंट जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जैसे D और B और A और C, उन्हें जोड़ना मतलब डायगोनल बनाना होता है। ठीक है, या फिर दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट, जैसे
सी के बाद अगला पॉइंट कौन सा है, डी, तो ये हो गया कंसेक्यूटिव। पर आप कह रहे हैं नॉन कंसेक्यूटिव, मतलब जब आप सी से ए को जोड़ रहे उसे कहेंगे नॉन कंसेक्यूटिव, तो उसे कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये होगा कॉन्सेप्चुअली। आप यहां पे देखो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वेरी गुड। डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, एंड ईच डायगोनल डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। देखो क्या बोल रहा है वो, जो डायगोनल होती है ना, वो पूरे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर। जैसे आपने यहां बना दी डायगोनल, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल और ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या कहना चाह रहा है कॉन्सेप्ट, कि जब आप डायगोनल बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पैरेललोग्राम के दो टुकड़े होंगे, दोनों टुकड़ों को हम ट्राइंगल के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, और यही यूज करके हम कई बार सवालों को सॉल्व करते हैं। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस आप बोल देंगे कि ये प्रॉपर्टी होती है और उसको यूज कर लेंगे, तो आपको कोई मनाही नहीं होगी। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला टॉपिक, रोम्बस। अब रोम्बस क्या है, देखो रोम्बस की परिभाषा, अ पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम, तो भैया रोम्बस एक क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर आते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर आता है रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस क्या होता है, अ पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एक जो हमारा पिछला वाला कॉन्सेप्ट था पैरेललोग्राम, उसमें हमने क्या बोला सर, उसमें हमने बोला कि केवल अपोजिट साइड्स होनी चाहिए पैरेलल। हमने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि उसकी साइड्स इक्वल है या फिर नहीं, हमने अपोजिट साइड्स का बोला। पर अगर चारों साइड एक दूसरे के बराबर हो गई तो तब आपको मिलता है रोम्बस रूपी पैरेललोग्राम, जो कि स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड्स होती हैं बराबर और डायगोनल्स क्या करती हैं, ये स्पेशल प्रॉपर्टी अलग से कि डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करती ही हैं। ठीक है सर, वो क्यों करेंगी, क्योंकि प्रभु देखो ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ये वाली प्रॉपर्टी तो यूज ही होगी, साथ में उनके बाइसेक्ट होने पे जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये नया है। ठीक है, रोम्बस स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो एक दूसरे को काट रहे हैं, उनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, इन द अबव फिगर एबीसीडी इज अ रोम्बस। ये देखो यहां पे दिया आपको एबीसीडी रोम्बस है, जिसमें चारों साइड्स बराबर हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी ए इक्वल टू सी डी, और अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल तो है ही। वो क्यों होंगी, क्योंकि सर पैरेललोग्राम है, अगर ये नहीं होंगी तो यहाँ पे डेफिनेशन या फिर कॉन्सेप्ट शुरू ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, अब हम आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। तो आपने पैरेललोग्राम पढ़ लिया, पैरेललोग्राम के अंदर आपने रोम्बस पढ़ लिया, अब आप पढ़ रहे रेक्टेंगल। ये भी स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। चलो इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं ऊपर वाले पार्ट पे कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे। देखो साइड्स के बारे में कुछ विशेष नहीं बोला है, तो जो साइड्स के बारे में पैरेललोग्राम बोलते हैं वही ये भी बोलेंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का ही सब पार्ट है। ठीक है, तो साइड्स कैसी होंगी इसमें, पैरेलल और इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, वो रोम्बस में थी, रेक्टेंगल में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, और क्या होता है इसमें, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, तो स्पेशल प्रॉपर्टी इसमें कि भैया इसकी डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। हालांकि मिलने पे एंगल कितना बनाएंगी इस पे कोई चर्चा नहीं की गई है, तो वो कैसा भी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेप। हो सकता है कोई रेक्टेंगल ऐसा हो तो उस केस में डायगोनल्स का एंगल अलग बनेगा, इस केस में अलग बनेगा, और किसी और केस में किसी और तरीके से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड साथ में बी सी इज पैरेलल टू ए डी। और वही क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है जो कि पैरेललोग्राम परिवार का ही हिस्सा है, देखो डेफिनेशन में ही लिख दिया है। ठीक है, अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब एग्जांपल अगर मैं दूं उसका आपको, तो कोई मुझसे पूछेगा कि लाइक व्हाट इज राहुल, तो राहुल बोलेंगे आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो मैंने जैसे ही बता दिया ह्यूमन बीइंग, तो मेरी कुछ क्वालिटीज तो फिक्स हो गई, जैसे मैं पका हुआ खाना खाता हूं, मैं कच्चा खाना नहीं खा सकता। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स अब नहीं खाते कच्चा खाना, मतलब कुछ चीजें खाते हैं हम, लेकिन मेजोरिटी ऑफ फूड हम कैसे करते हैं, कुक करके खाते हैं। उसके बाद मैं दो पैरों पे चल सकता हूं, मैं कपड़े पहन सकता हूं, मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास मतलब मेरे माँ बाप का घर या फिर मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ।
ठीक है, हम जंगल में नहीं रहते हैं, हम किसी को मार के नहीं खाते, मतलब इसे शिकार नहीं करते हैं, हाँ हम लोग मेजरली, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारी कुछ क्वालिटीज हो गई, हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्ट की जाती है। ठीक वैसे यहाँ पे जब आपने पहले ही बोल दिया कि पैरेललोग्राम फैमिली का पार्ट है, तो आप पैरेललोग्राम के कुछ क्वालिटीज तो पक्का ही रखेंगे, है ना। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा आपकी अपनी हो सकती है ना। जैसे यहाँ पे आपने देखे भैया ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, साथ में अपोजिट साइड बराबर, ये अगर रेक्टेंगल नहीं होता तब भी होता, है ना। तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज कहां से आ रही हैं, पैरेललोग्राम से आ रही हैं। जो इसमें रेक्टेंगल का है जो कि अलग है पैरेललोग्राम से, वो ये वाला पार्ट है, ये पैरेललोग्राम में नहीं होता, मतलब सारे पैरेललोग्राम में नहीं होता, कुछ विशेष में होता है, उन्हीं का नाम रखा गया है रेक्टेंगल की। चारों एंगल एक दूसरे के बराबर और चारों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ में आया आपको, कहीं कोई दिक्कत कोई शंका मन में नहीं सर। चले यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी सी डी 90 डिग्री हो गया, ये रेक्टेंगल की क्वालिटीज हो गई, याद रखिएगा, और डायगोनल्स वाली भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं स्क्वायर पे। सबसे क्यूट सा प्यारा सा यहाँ पे पैरेललोग्राम है जो कि बेसिकली क्या करता है सर, ये है सबसे सर्वगुण संपन्न, इसमें सारी क्वालिटीज हैं, इसमें पैरेललोग्राम की भी क्वालिटीज हैं, इसमें रोम्बस की भी क्वालिटीज हैं, और इसमें रेक्टेंगल की भी क्वालिटीज हैं। तो देखो ये रेक्टेंगल की क्वालिटीज आ गई, ये रोम्बस की क्वालिटीज आ गई, और आपने पहले ही बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम तो है, तो ये है सर्वगुण संपन्न, इसमें सारी क्वालिटीज है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि भैया एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ये हो गई साइड्स पैरेलल, ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम होने का पैरामीटर, यहाँ पे चारों साइड्स बराबर, ये हो गया रोम्बस होने का पैरामीटर, और यहाँ पे चारों एंगल्स बराबर, ये हो गया रेक्टेंगल होने का पैरामीटर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले कि अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद क्वालिटीज ऑफ बोथ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो आप शायद उसको यस कह सकते हैं कि हाँ भैया रोम्बस और रेक्टेंगल की काफी सारी प्रॉपर्टीज कौन रहता है अपने पास, कौन रखता है, स्क्वायर रखता है हमेशा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अच्छा बता दो, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर एक स्क्वायर में रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों की क्वालिटीज होती हैं, तो इसकी डायगोनल्स की क्या विशेषता रहेगी। ठीक है, इसकी डायगोनल्स की क्या विशेषता रहेगी। 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, फिर मैं खुद ही बता दूंगा जवाब। चलिए बताइए इसके डायगोनल्स की क्या स्पेशल क्वालिटी रहेगी। सर सर्वप्रथम, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, और क्योंकि रोम्बस है तो डायगोनल्स कैसे बाइसेक्ट करेंगे, तो भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर, और क्योंकि रेक्टेंगल बी है तो डायगोनल्स हो जाएंगे इक्वल इन लेंथ, तीनों चीजें। ठीक है, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, इक्वल इन लेंथ, ऐसी तीनों क्वालिटीज डायगोनल्स में होती हैं किसके, स्क्वायर के। कहां से याद किया आपने, तो भाई देखो डेफिनेशन में लिखा है पैरेललोग्राम तो उसकी क्वालिटीज उठा ली, फिर लिखा है रोम्बस तो उसकी क्वालिटीज उठा ली, फिर लिखा है स्क्वायर तो उसकी सॉरी रेक्टेंगल तो उसकी भी क्वालिटीज उठा ली कि इक्वल इन लेंथ। तो इन तीनों की क्वालिटीज की मदद से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल की जब बाद स्क्वायर की डायगोनल्स की भी चर्चा कर ली। तो देखो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी, रोम्बस की डायगोनल्स क्या होंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी बाइसेक्ट करने के बाद, और रेक्टेंगल की डायगोनल्स क्या करेंगी सर, एक दूसरे के बराबर होंगी, बाइसेक्ट करेंगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होंगी। स्क्वायर में सब कुछ होता है, डायगोनल बाइसेक्ट भी करेगी, परपेंडिकुलर भी होगी, इक्वल भी होगी, और सब कुछ करेगी। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको कहते हैं कि एकदम राजा बाबू है ये, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज अपने पास रखते हैं। स्क्वायर मास है, चलिए इनका तो एरिया पेरीमीटर निकालना भी कितना आसान है, और वॉल्यूम क्यूब निकालना भी, है ना। चलो अब हम आ जाते हैं ट्रेपेजियम पे। तो ये थे कुछ विशेष टाइप के पैरेललोग्राम और स्वयं पैरेललोग्राम जी। अब आते हैं पैरेललोग्राम के एक दूर के रिश्तेदार हैं जिनका नाम है क्वाड्रिलैटरल के हैं ये पार्ट जिनका नाम है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूरा फैमिली ट्री समझाऊं तो देखो ऊपर आते हैं क्वाड्रिलैटरल्स, उसके अंदर 2-3 प्रकार, एक तो हो जाते हैं आपके ये पैरेललोग्राम, ठीक है, एक हो जाती है काइट, एक हो जाता है यहाँ पे ट्रेपेजियम, और एक यहाँ पे रह जाते हैं रिमेनिंग या मिसलेनियस। और पैरेललोग्राम के अंदर फिर 3-4 शायद रोम्बस, और इसमें सॉरी काइट में उसमें भी 1-2 प्रकार तो होते ही हैं, पर वो हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए
क्वाड्रिलैटरल, कैसा क्वाड्रिलैटरल? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसमें एक पेयर, ओनली वन पेयर, देखो यहां पे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, तो उसे आप कहते हैं ट्रपेजियम। उसे आप क्या कहते हैं? ट्रपेजियम कहते हैं। ठीक है, तो सर पैरेललोग्राम और ट्रपेजियम में क्या फर्क? देखो जब आप पैरेललोग्राम पढ़ते हैं तो दोनों पेयर का बोला जाता है अपोजिट साइड्स का पैरेलल होना चाहिए, यहां पे किसका बोला जा रहा है? केवल वन पेयर का बोला जा रहा है। ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, इसमें एक पेयर का बोला जाता है, उसमें दो का बोला जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स, अगर नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रपेजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रपेजियम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रपेजियम, तब आप क्या लिखेंगे कि सर जो बर्फ में जम जाता है उसे हम कहते हैं आइस ट्रपेजियम। भैया आइसोसेलेस का मतलब है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स, जैसे मान लीजिए यहां पे ये दोनों हैं, इनको आप कहेंगे नॉन पैरेलल साइड्स, ये दोनों की लंबाई बराबर हो जाती है, तब कहा जाता है कि वो आइसोसेलेस ट्रपेजियम है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए यहां पे हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर। हमने ट्रपेजियम भी पढ़ लिया और देखते हैं हमारे पास क्या फिगर्स हैं। यहां पे आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जो क्या बोल रहा है हमसे कि यहां जो चित्र दिया गया है जो कि एक स्क्वायर है, तो एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ये हमें बता दिया गया है, और आपको पता लगाना है वैल्यू ऑफ वाई। कितनी जानकारी है आपके पास? सर हमारे पास ये जानकारी है कि एक तो एबीसीडी स्क्वायर है, दूसरे कुछ एंगल दिए हैं, और तीसरा हमें एंगल ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई पता लगानी है। कैसे पता लगाएंगे इसको? सर थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए यहां पे अब शुरू करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने की मुहिम। सबसे पहले तो ये जो एबीसीडी स्क्वायर है ना, इसकी हम चर्चा करते हैं। इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमारे सवाल को सॉल्व करने के लिए? देखो स्क्वायर है मतलब चारों साइड्स बराबर और चारों एंगल बराबर, तो एक तो ये हो गया कि एंगल सी जो पूरा है वो 90 के बराबर होगा, लेकिन आपको यहां 120 डिग्री कहीं दिया हुआ है और ये बीच का एंगल भी नहीं है, कहीं रैंडम एंगल ही है, कहीं से भी किसी को जोड़ के बना दिया गया है, तो इसकी थोड़ी समस्या है। अब मेरे मन में क्या विचार आ रहा है कि अगर किसी तरीके से मैं इस एंगल की वैल्यू पता लगा पाया तो फिर आसानी से y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कंसिडरिंग दिस हाइलाइटेड ट्रायंगल, जिसमें 120 वाला हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, समझ में आपको कि कहीं से अगर मुझे ये वैल्यू मिल जाए, ये 90 होगा तो ये y मिल जाएगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन ये एंगल निकालने के लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, ये जो 120 दिया है ये तो यूज ही नहीं हो पाया ना अब तक, तो इसको भी यूज करना है। देखो सवाल में दिया है मतलब पक्का कुछ ना कुछ यूज होगा। सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा जरा, ACD, जो कि अब तक आपको शायद दिखा भी नहीं होगा मेरे लिखने से पहले। इन ट्रायंगल ACD, ये देखिए ये रहा ACD तक जाना है हमें, तो हमने D से शुरू किया था तो ये कवर हो गया ACD। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले कि AD वुड बी इक्वल टू CD। क्या लिखा मैंने? AD बराबर है CD के। अब अगर AD और CD बराबर है मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो एंगल है हमारे, कौन सा एंगल? एंगल DAC वुड बी इक्वल टू एंगल DCA। ये कहना चाह रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि सर अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इन दोनों को नाम दे दिया मैंने x, और यहां पे रीजन लिख रहा हूं मैं भैया कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चलिए ये हो गया, प्रूव हो गया ये। यहां पे अगर मैं चित्र में लिख दूं, दोनों का नाम मैंने क्योंकि x रख दिया और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बोला मैंने x और इसको भी बोला मैंने x। सर लेकिन इससे हमें अभी क्या एडवांटेज होगा? अभी देखो आगे कि इसी ट्रायंगल में एंगल DAC प्लस एंगल DCA प्लस एंगल ADC, इन तीनों को जोड़ने पे 180 के बराबर आएगा। मैंने क्या किया? मैंने ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ के लिख दिया 180 के बराबर। ठीक है, दो के नाम आपको पहले से पता है, x प्लस x। ठीक है,
आपने उनको नाम दे रखा है एक्स एक्स, क्योंकि उनकी एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता। क्या मैं बोल सकता हूं कि एडीसी पक्का 90 के बराबर होगा? सर आपको कैसे पता? तो वो ऐसे पता कि भैया स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 के बराबर होते हैं, तो एंगल डी जो है वो स्क्वायर का ही एंगल है, तो वो 90 के बराबर होगा। यहां से आपको मिला 2x इक्वल टू 90 के बराबर। कैसे? सर 180 में से 90 माइनस कर दिया तो 90 बचेगा। x की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो कहानी का सार क्या निकला? यहां पे देखो, कहानी का सार ये निकला कि ये वाला हिस्सा 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके माध्यम से अब हम सवाल के अंत तक पहुंच सकते हैं। चलो, ये वाला पार्ट हो गया, इसको हम कर रहे हैं क्लियर। आपने किस तरीके से इसको यूज करते हुए अपने सवाल की ओर आगे बढ़े हैं हम। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो हम यहां पे ध्यान देने वाले हैं वो है ट्रायंगल डीओसी। ठीक है, इस पे जरा ध्यान देना। इसके दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा एंगल आप पता कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे देखो, जो 120 डिग्री वाला एंगल है वो भी यूज हो जा रहा है। तो इन ट्रायंगल डीओसी क्या क्या होगा आपके पास? एक तो एंगल ओ, दूसरा एंगल सी और तीसरा एंगल डी। ठीक है, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें तो भैया डीओसी, डीसीओ या फिर ओडीसी, जो भी आप लिखना चाहें। इन तीनों को जोड़ने पे 180 के बराबर। कारण एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं। एंगल ओ की वैल्यू है 120, तो जो एंगल दिया हुआ था उसका हमने यूज कर लिया। एंगल सी हम अभी पता लगा के आए हैं 45 डिग्री के बराबर। और एंगल डी का ये वाला हिस्सा जो है, जो यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर है, केवल इतना हिस्सा, ये हमें पता करना है। वैसे तो पूरा एंगल डी 90 के बराबर, लेकिन यहां हम पूरा एंगल डी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम केवल उस चित्र के अंदर, उस ट्राइंगल के अंदर जो हाईलाइटेड वाला है उसके अंदर का एंगल डी यहां पे ध्यान रखना है। चलिए, ये जो आएगा 165 डिग्री, 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 165 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 165 इज इक्वल टू 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो एंगल डी कितना हो गया? एंगल डी हो गया 15 डिग्री के बराबर। तो ये हो गया आपका एंगल डी 15 के बराबर। तो अब आ जाइए तीसरे और अंतिम पार्ट पे, जो कि इस ट्राइंगल के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। ट्राइंगल का नाम DCE। तो चलिए, हम यहां पे दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो हमने दो ट्राइंगल्स का यूज करके, दो कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने यहां पे सवाल को सॉल्व किया। अब हम तीसरे पार्ट पे आ गए कि भैया इन ट्रायंगल DCE क्या क्या है? सर एक तो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E, जो कि हमें चाहिए, जिसको Y लिखा गया यहां पे, इन तीनों को जोड़ने पे फिर से 180 ही मिलेगा। क्योंकि भैया ये तो गोल्डन रूल है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के बराबर। एंगल D जो कि हमारे काम का है जितना, उसकी वैल्यू है 15 डिग्री। एंगल C होगा 90 डिग्री, क्योंकि भैया स्क्वायर का एंगल है और स्क्वायर का एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर ही होता है। 9 और 15 कितना हो जाएगा? सर ये 90 और 15 जोड़ना है आपको, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। Y की वैल्यू सर यहाँ पे जोड़ घटा के माइनस करके आसानी से मिल जाएगी। तो 90 में से 180 में से 105 माइनस, तो 75 डिग्री बचना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमारा आंसर आना चाहिए कितना? 75 यानी 75 डिग्री, ऑप्शन ए। तो आपने देखा किस तरीके से हमने पूरी कहानी को बिल्ड किया। पहले किस ट्राइंगल को यूज किया, बाद में किस ट्राइंगल को यूज किया। पहले हमने यूज किया, अगर मैं फटाफट से आपको रिवाइज करूं, सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल यूज किया। ठीक है, यहां पे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल यूज करके हमने एंगल सी के इस हिस्से की वैल्यू पता लगाई। किस हिस्से की? ये वाले हिस्से की। फिर वहां पे इस ट्राइंगल का यूज करते हुए, और ये जो 120 डिग्री दिया हुआ है इसका यूज करते हुए हमने ये एंगल पता लगाया। उसके बाद फिर इस ट्राइंगल में आपको ये 15 पता है, ये 90 पता है, तो y की वैल्यू ज्ञात कर ली आसानी से। कोई समस्या नहीं सर? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, 75 डिग्री हमारा आंसर है। एक बार कंप्यूटर जी से और परामर्श कर ले भैया, क्योंकि उनका जवाब जो आएगा वही अंतिम उत्तर होगा, भले ही हमने कुछ भी सॉल्व किया हो।
कंप्यूटर जी का जवाब भी है 75 डिग्री, हमारा जवाब भी 75 डिग्री। तो मतलब यहां पे हमने यह सवाल सही तरीके से समाप्त कर लिया है। स्क्रीन क्लियर? आगे देख लेते हैं, हमारे पास और क्वेश्चन है या फिर नया कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल 2 है, चलिए एक और सवाल, ताकि हम थोड़ा समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर ईच, एक रोम्बस के बारे में चर्चा की गई है कि उसकी साइड्स की लंबाई है 5 सेंटीमीटर एंड एक डायगोनल है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल एक ही दी गई है, दोनों नहीं दी गई है, एक ही डायगोनल दी है, मतलब पक्का कुछ यूज होगा डायगोनल का। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरी डायगोनल की लंबाई बताइए यदि एक डायगोनल आपको पता है तो। अब यहां पे क्या होगा, पूरी कहानी समझते हैं। सर्वप्रथम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है सवाल। ठीक है, ये हो गई आपकी मान लीजिए रोम्बस, जिसकी सारी साइड्स कितनी हैं, 5 5 5 और 5। ठीक है, और एक डायगोनल है 6। अब सवाल यह उठता है दूसरी डायगोनल निकाली कैसे जाएगी। सही सर, सबसे पहले तो निकालने के लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अब यहां पे है दूसरी डायगोनल हमने ड्रॉ कर ली, जो हमें पता लगानी है। सवाल अब यह उठता है कि डायगोनल्स और रोम्बस के साइड्स वगैरह में क्या कनेक्शन हो सकता है। सर अगर हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज देखें तो पहला होता है ऑल साइड्स इक्वल, जो कि यहां पे दिख रहा है। सर दूसरा होता है डायगोनल्स के बारे में स्पेशल जो होता है, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी जो विशेष कर केवल रोम्बस में होती है वो ये कि डायगोनल्स जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एट 90 डिग्री। तो शायद ये वाली जो यूनिक प्रॉपर्टी है इसका उपयोग होगा यहां पे, कि डायगोनल्स क्या करती हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। तो चलिए इसको यूज करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया हमारा ABCD। ठीक है, अब 90 डिग्री आपको दिख रहा है, और जैसे ही 90 डिग्री दिखता है और साइड्स की लेंथ दिखती है, मेरे मन में पहला विचार तो यही आता है कि चलिए पाइथागोरस लगा दीजिए, क्योंकि वही सबसे बढ़िया इलाज है। भाई 90 डिग्री है, साइड्स की लंबाई है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है पाइथागोरस लगाने का गोल्डन चांस। कहां पे, ट्रायंगल AOB में। चलिए कम से कम वहां से x तो मिलेगा, डायगोनल कम से कम एक हिस्सा तो मिलेगा। तो इन ट्रायंगल AOB मैं बोल रहा हूं सबसे पहले कि एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन क्या दूंगा मैं कि डायगोनल्स ऑफ अ क्या रोम्बस क्या करते हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैंने इतना तो लिख दिया भाई, इतना तो हमें पता ही है कि किसी भी रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब एंगल O अगर 90 डिग्री है तो हम क्या लगा सकते हैं सर, हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही रिस्पेक्ट एंड लव के साथ, बिकॉज इन्होंने हमारा जितना जीवन संवारा है, जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए शायद किसी और ने नहीं कराए होंगे। चलिए OA स्क्वायर दैट इज एक साइड प्लस OB स्क्वायर, ये दोनों ही साइड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं 90 डिग्री के थ्रू। तो वो दो साइड जो कि 90 डिग्री के थ्रू जुड़ी हुई हैं, उनके स्क्वायर को जोड़ने पे किसके बराबर आएगा, तीसरी साइड के बराबर आएगा, जो कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली है। ठीक है, तो OA जो है हमारा, क्या हम बोल सकते हैं OA की वैल्यू है 6? नहीं सर, OA की वैल्यू 6 नहीं है, पूरे के पूरे AC की वैल्यू है 6। तो OA की वैल्यू कितनी होगी सर, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं तो OA की वैल्यू होगी 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ये गलती अक्सर हम एग्जाम में कर देते हैं कि सीधे हमने देखा भैया 6 सेंटीमीटर की डायगोनल है तो यहां पे भी 6 वैल्यू लग दिया। ना मुन्ना ना, ऐसी गलती ना करना, क्योंकि जो 6 है वो पूरी डायगोनल है, और आप जहां पे सॉल्व कर रहे हैं, जिस ट्रायंगल का आपने यहां पे कंसिडर किया है, वहां पे डायगोनल आधी ही आएगी, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। तो ये 3 स्क्वायर प्लस यहां पे हम लिख देते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। x स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 25 माइनस 3 मतलब 16। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर x की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 4। कैसे सर, स्क्वायर है, साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4। चलिए, तो क्या यही हमारा आंसर है कि डायगोनल की लंबाई होगी 4? अब देखो,
ऑप्शन बनाने वाला व्यक्ति कितना तेज है कि एक ऑप्शन दिया है 4, लेकिन वह हमारा जवाब नहीं है। लाल रंग से मार्क कीजिए इसे, क्योंकि डायगोनल का हिस्सा मिला है, अभी पूरी डायगोनल नहीं मिली है। पूरी डायगोनल कहां पे है सर? पूरी डायगोनल तो बीडी है, तो सर बाकी का पार्ट कैसे मिलेगा? देखिए प्रभु, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो जितना नीचे वाला हिस्सा होगा उतना ही ऊपर वाला हिस्सा भी होगा। तो अब यहां पे क्या लिखोगे? सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, क्या बोलेंगे हम कि भैया ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओ बी की वैल्यू भाई 4, तो ओ डी की वैल्यू भी 4, देयरफॉर इसीलिए बी डी की वैल्यू जो पूरी डायगोनल हो जाएगी वो हो जाएगी 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर? 8 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि यहां पे हमारे पास ऑप्शंस में है। क्या देख लेते हैं? बिल्कुल है सर, ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी हमारी डायगोनल। तो देखो, सवाल सॉल्व करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी कि जैसे आंसर आया वैसे हमने ऑप्शन की ओर देख लिया, सेम मिल रहा है मतलब मार्क कर दिया। पहले पूरा सवाल पढ़े, पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करें, उसके बाद जवाब को मार्क करें, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा, वरना जवाब क्या जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना हमेशा। कंप्यूटर जी से एक बार पूछ लेते भाई उनका जवाब क्या है, कहीं हमसे कुछ गलती ना हुई हो। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक है। 4 वहां पे रिजेक्ट हो गया एज ऑप्शन, बिकॉज 4 एक पार्ट था, पूरा आंसर 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, चलिए यहां पे हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करते हैं, देखते हैं और एग्जांपल है कि हमारे पास इसी श्रेणी में। चलिए अब और कुछ फैक्ट्स आ गए अबाउट क्वाड्रिलैटरल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफी काम आएंगे हमारे। तो यहां पे देखो, सबसे पहला क्या फैक्ट है कि भैया क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ कंसेक्यूटिव साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज रोम्बस। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, कहानी कहां शुरू हो रही है? कहानी शुरू हो रही है रेक्टेंगल पे, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल में यदि आप उनके सारी साइड्स के मिड पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं? आप रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं। देखो उल्टा सफर चल रहा है, रेक्टेंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑब्वियसली एक क्वाड्रिलैटरल मिलेगा। लेकिन यह क्वाड्रिलैटरल थोड़ा सा विशेष होता है क्योंकि यह बनाता है एक रोम्बस, ठीक है। तो आप यहां पे कहानी का सार क्या लिख सकते हैं कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? रोम्बस मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ज्वाइनिंग कैसे होगी? कंसेक्यूटिव साइड्स के थ्रू, मतलब ऐसे रैंडमली किसी को किसी से नहीं जोड़ना है, एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू एक से एक को जोड़ना है। ऐसे रैंडमली जी को ई से फिर एच से फिर ऐसे कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जी को एफ से जोड़ा जाएगा, ई से फिर एच से, इस तरीके से रैंडमली जी को ई से फिर एच से फिर एफ से जोड़ोगे तो वो गलत होगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इसके अलावा the quadrilateral formed by joining the midpoint of a consecutive side of rhombus is a rectangle। अब रेक्टेंगल से रोम्बस बना तो रोम्बस भी बदला तो लेगा। रोम्बस ने क्या बदला लिया कि अगर रोम्बस के कंसेक्यूटिव साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा तब जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा, तब जो क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा वो क्या होगा? वो होगा रेक्टेंगल, ठीक है। स्टेटमेंट समझना बहुत ध्यान से, सारे वर्ड्स आपको खुद ही पढ़ने हैं और समझना है, ठीक है। कुछ यहां पे ऐसा नहीं है कि जो रॉकेट साइंस हो। देखो यहां से शुरू करो, रोम्बस की साइड्स पे आ गए आप, साइड्स के मिड पॉइंट पे आ गए आप, मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन करने का प्रयास किया, ज्वाइन करने के बाद आपका एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होगा और यह क्वाड्रिलैटरल है रेक्टेंगल। यह क्वाड्रिलैटरल क्या है? रेक्टेंगल है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा कहानी का सार बताऊं तो भैया रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो रोम्बस मिलेगा और रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो रेक्टेंगल मिलेगा। जो ट्रेन दिल्ली से भोपाल आएगी वही ट्रेन वापस भोपाल से दिल्ली भी तो जाएगी। यहां पे क्यों रुक जाएगी? उसका ड्राइवर यहां क्यों रुकेगा? है कि नहीं? उसको भी तो घर वर जाना है भैया। तो सिंपल लॉजिक समझ में आया आपको? रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल। चलिए
बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से भी समझा दिया गया है। ऊपर देखिए रेक्टेंगल है, नीचे रोम्बस बनाया है और दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे रोम्बस, यहाँ पे रेक्टेंगल। और भी है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे किससे क्या बनता है वो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि अगर पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, और एक क्वाड्रिलैटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तब भी क्या बनेगा, ये आपको मुझे पता करके बताना है एज अ ग्रह कार्य के रूप में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, बिकॉज देखो मुझे पता है होमवर्क करते हो लेकिन थोड़ा बहुत कई बार हेल्प चाहिए होता है। तो पहले मैंने होमवर्क दिया अभी कुछ सेकंड्स पहले, अब आपने होमवर्क लिख लिया होगा, शायद सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिया होगा पॉज करके, अगर आप बहुत ही फोकस और अच्छे विद्यार्थी हैं तो। अगर नहीं किया है होमवर्क तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जब आप क्वाड्रिलैटरल के किसी भी क्वाड्रिलैटरल, देखो ये बहुत बेसिक है, यहां पे चर्चा हो रही है किसी भी क्वाड्रिलैटरल की, किसी भी, ठीक है। तो द क्वाड्रिलैटरल क्या बोल रहे हैं, देखो स्टेटमेंट, द क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो स्क्वायर से मिलता है आपको स्क्वायर, ठीक है। द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल से मिलता है आपको पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां पे एबीसीडी एक रैंडम सा क्वाड्रिलैटरल है, उसके भी आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब भी आपको पैरेललोग्राम ही मिलेगा। सर रेक्टेंगल से रोम्बस मिलना समझ आता है, रोम्बस से रेक्टेंगल मिलना समझ आता है, स्क्वायर से स्क्वायर मिलना भी समझ आता है, लेकिन किसी रैंडम क्वाड्रिलैटरल से पैरेललोग्राम मिलना, दिस इज वेरी वियर्ड, हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज जिसका खुद का कोई खास शेप फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है उसके अंदर से क्वाड्रिलैटरल का जन्म होना कैसे पॉसिबल है। देखिए वहां पे यूज होती है मिड पॉइंट थ्योरम, जिसकी मदद से हम आसानी से प्रूफ कर पाते हैं कि एक क्वाड्रिलैटरल के अंदर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके विचरण करने वाला एक पैरेललोग्राम एग्जिस्ट करता है, ऐसा पॉसिबल है। यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो होता है मिड पॉइंट थ्योरम का, जिसकी मदद से आप चीजों को एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करके अपना रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो भैया कहानी का सार क्या निकला, सर कहानी का सार ये निकला कि कोई रैंडम क्वाड्रिलैटरल है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो पैरेललोग्राम मिलेगा, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब तो पक्का पैरेललोग्राम मिलेगा, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब गुगली कहां आती है भैया, घुमाव कहां आता है, तो यहां पे कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब रोम्बस मिलेगा और रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तब रेक्टेंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। आपको ये समझ में आई, पूरी कहानी का सार है कि किसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या रिजल्ट मिलता है। आप चाहें तो इसे कहीं लिख के रख सकते हैं ताकि आपकी मेमोरी हो जाए, और यदि एग्जाम में सवाल आता है तो सीधे सीधे आप अपना जवाब मार्क कर दें, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। Two parallelograms on the same base and between same parallels have equal areas. ये कहां पढ़ा है आपने, सर कक्षा 9वीं में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसका नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। उसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि यदि 2 पैरेललोग्राम का बेस सेम है और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो उनका एरिया बराबर होगा। वेरी गुड। और दूसरा हो जाएगा भैया, अगर एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल है सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में तब भी एरिया इक्वल। इसके अलावा सर अगर एक ट्राइंगल एक पैरेललोग्राम होगा तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। यदि 2 ट्राइंगल होंगे सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स तो भी उनका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं और आपको और पुख्ता करने हैं और मजबूत करने हैं
तो भैया हमारे पास एनसीईआरटी के पूरे सेशन हैं, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा इन पूरे चैप्टर्स का। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देख लिए जो कि बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंबाइन करके जब क्वेश्चन के रूप में आते हैं और अगर आपके रिवीजन नहीं हुआ होगा तो पक्का आपको परेशान कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है, अब पॉलीगॉन क्या होता है, तो ये एक बिगर फैमिली है जिसमें क्वाड्रिलैटरल्स इंक्लूडेड हैं। तो मतलब ये मान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये पूरा संसार ऑफ जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कहा जाएगा, और जिसके अंदर क्वाड्रिलैटरल्स आते हैं, और इन पे बेस्ड भी सवाल कई बार एग्जाम में आ सकते हैं। सर अगर इसे रिवाइज करना हो तो कक्षा 8वीं में चैप्टर है, वहां से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, शायद 3rd या 4th चैप्टर जितना मुझे ध्यान है, क्वाड्रिलैटरल्स नाम से चैप्टर है, वहां पे आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे इस पूरे टॉपिक से संबंधित। ठीक है, तो ये थोड़ा जूनियर क्लासेस की तरफ जा रहा है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए पॉलीगॉन की पहले परिभाषा को एक बार रिवाइज कर लें, फिर तो हम आगे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। होता क्या है पहले वो तो याद रख लें, बिकॉज हम में से काफी लोगों को शायद याद नहीं होगा ये होता क्या है। चलिए यहां देखिए, तो भैया सबसे पहले एनी फिगर, कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप इन अ प्लेन, कहां पे होगा भैया, प्लेन में होगा, मतलब 2D फिगर्स की बात हो रही है ना। प्लेन मतलब देखो सीधे, ये जैसे ये एक प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर आप 3D चीजें नहीं बना सकते, मतलब हम बना तो सकते हैं पर वो केवल दिखने में 3D होंगी, एक्चुअल में 3D थोड़ी है तो ये 2D ही। मैं इसको ऐसे पिक थोड़ी कर सकता हूं, मैं खाली इसको टच कर सकता हूं और इरेज कर सकता हूं, बट लेकिन आई कैन नॉट पिक इट अप, है ना। पर ये 3D ऑब्जेक्ट है, देखो इसको आई कैन होल्ड इजीली, इसके 3 डायमेंशन है, पर जो हम ड्रॉ करते हैं नोटबुक में वो 2D डायमेंशन ही होता है, बस हम ड्रॉ करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो जब आप प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा चीजें 2D ही बनेंगी। क्या होगा इसमें, तो एनी ऑब्जेक्ट या एनी फिगर विच इज बाउंडेड बाय, ठीक है, बाउंडेड बाय मतलब जिसको आपने बंद कर दिया है, जिसको आपने बना दिया है, किसकी मदद से, 3 या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का एक और नाम जो कि यूक्लिड ने दिया था, सर टर्मिनेटेड लाइन। वेरी गुड ये थोड़ा सा रिवीजन हो गया हमारा। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, सर पूरी लकीर नहीं, लकीर का एक हिस्सा। हिंदी में क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट को, आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक 2D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। कितनी लाइन सेगमेंट्स, 3 या उससे ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ट्रायंगल, देखो यहां पे लिखा है एग्जाम्पल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन और बहुत सारे गन। ठीक है, अब यहां देखो और क्या लिखा है यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें, अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन एक विशेष तरीके का पॉलीगॉन होता है, उसके बारे में कुछ चर्चा की गई है कि अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल। तो पहले तो हमने पॉलीगॉन समझ लिया, पॉलीगॉन में क्या होता है सर, 3 या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट से बाउंडेड, मतलब बेसिकली कवर्ड, बंद वाला, जैसे हम कहते हैं ना क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो 3 या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट से क्लोज बना हुआ क्लोज्ड फिगर इन 2D इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन के अंदर भी कुछ विशेष पॉलीगॉन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये रेगुलर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तब उन्हें कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। ये याद रखना हमेशा, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका दूसरा कॉमन एग्जांपल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा फिर ये दोनों तो नाम बहुत कॉमन है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की मदद से जरा वो समझिए कॉन्सेप्ट। ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लंबाई बराबर होती है, तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। स्क्वायर में भी चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों एंगल्स बराबर होते हैं, न कुछ ज्यादा न कुछ कम। ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए साइड्स कितनी होंगी, तो सर 3, 4, 5 या फिर 6 साइड्स। कितनी, 3, 4, 5 या फिर 6 या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं।
क्योंकि देखो डेफिनेशन में भी 3 या ज्यादा लिखा है, तो डेफिनेशन में भी आपको मिनिमम बताया गया है, मैक्सिमम नहीं बताया है। समझ में आया? 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। कुछ जो कॉमन वाले उनका नाम भी लिखा है, जैसे ट्रायंगल जिसमें 3 साइड्स होती हैं, क्वाड्रिलैटरल जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसके अलावा पेंटागन जिसमें 5, हेक्सागन जिसमें 6, सेप्टागन जिसमें 7, फिर 8, 9 सबका नाम रखा गया है। शायद 10, 11 तक तो नाम है, उसके बाद नाम नहीं है। तो यहां तक आपके कुछ नाम तो आपको याद होने चाहिए। सर इसमें पैरेललोग्राम कहां आएगा, वो तो लिखा हुआ नहीं है। प्रभु, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलैटरल फैमिली का पार्ट है, तो जब फैमिली के पूरे बड़े फैमिली का नाम आ गया तो फिर छोटे छोटे पार्ट्स का नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लिखना इज लाइक क्वाड्रिलैटरल होने के बावजूद आप जबरदस्ती लिख रहे हैं कि वहां पे पैरेललोग्राम होगा। एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर आपके घर में किसी आपके जान पहचान वाले का शादी का कार्ड आता है, कलकोतरी आती है या फिर इनविटेशन आता है, जो भी शब्द आप कहते हो घर में, तो उसमें आपके पिताजी या दादाजी का नाम होता है, आपका नाम नहीं होता। फिर भी आप शादी में जाते हैं, वहां पे हलवा पूरी खाते हैं, है कि नहीं? ठीक वैसे ही जब क्वाड्रिलैटरल का नाम आ गया तो पैरेललोग्राम चुपचाप इसमें आ गया है, उसको अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ गए आप कॉन्सेप्ट वाइज? वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ जो कॉमन चीजें जो कि हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होती है अबाउट पॉलीगॉन, जो हमें याद रखनी है। सर्वप्रथम, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में भी 2 प्रकार होते हैं, एक कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। अब मेरा चैलेंज है यहां पे हर विद्यार्थी को जो कि एनटीएससी की तैयारी कर रहा है, कितनों को पता है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या फर्क होता है, और फर्क करने का जो मापदंड है, जो पैरामीटर है, वो क्या है? अगर आपको ये चीज याद है, ईमानदारी से कमेंट्स में लिख दो कि क्या होता है, पर अगर नहीं पता है तो अभी सुन लो, हम बता रहे, रिवीजन करवा रहे हैं। तो देखो, किसी भी पॉलीगॉन को कॉन्वेक्स कहा जाएगा या कॉनकेव कहा जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी डायगोनल्स पे। किस पे? डायगोनल्स पे। कुछ कुछ याद आ रहा है, कक्षा 8वीं में आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं फिर से रिवाइज करा दूं। कोई भी पॉलीगॉन को कॉनकेव कहा जाएगा या कॉन्वेक्स कहा जाएगा, ये डिपेंड करता है उसकी डायगोनल पे। यदि किसी भी पॉलीगॉन की डायगोनल उसी शेप के अंदर से गुजर रही है, बाहर नहीं जा रही है, तो उसे आप कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। पर यदि बाहर से जा रही है तो उसे आप कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। एग्जांपल दें अगर हम आपको, तो देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉलीगॉन। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है, पर ये कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि देखो यहां पे जब मैं इसकी डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो एक डायगोनल ऐसे बनेगी जो कि ऑब्जेक्ट के बाहर जा रही है, इसीलिए ये कॉनकेव हो जाएगा, कॉन्वेक्स नहीं रहेगा। वहीं पे अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है कि सारी डायगोनल्स अंदर ही हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी ले लो आप, तो ये देखिए यहां पे दोनों डायगोनल्स कहां हैं? अंदर ही रह गई हैं, बाहर नहीं जा रही हैं। सर वो हल्की सी बाहर निकल गई, प्रभु वो ड्रॉ करने में 19-20 हो गया ना, पर एक्चुअली तो अंदर ही है ना। वैसे समझो आप, कॉन्सेप्ट वाइज समझो। तो भैया डायगोनल्स यदि अंदर ही हैं उस पॉलीगॉन के, तब आप कहते हैं कॉन्वेक्स, बाहर है तो कॉनकेव। ठीक है, इसमें एंगल्स का सम कितना होता है? देखो यहां पे लिखा है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। कुछ किताबों में इसी को लिखा जाता है अलग तरीके से और कहा जाता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, पहले में क्या लिखा आपने? 2n-4 इंटू 90 या फिर n-2 इंटू 180, दोनों ही तरीके एक जैसे हैं। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, आप सुबह स्कूल जाने के लिए जब रेडी होते हैं तो आप में से कुछ लोग पहले पैंट पहनते होंगे फिर शर्ट पहनते होंगे, है ना? कुछ पहले शर्ट पहनते होंगे फिर पैंट पहनते होंगे, डजंट मैटर, दोनों ही केस में आप स्कूल के यूनिफॉर्म को ही धारण करेंगे। ठीक उसी प्रकार फॉर्मूला आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हां, बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है कि किस तरीके से किसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है एज अ ऑप्शन। ठीक है, यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है एग्जाम में ये ऑप्शन दे दिया जाए, पर आप सोचो कि यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है,
तो फिर आपको वहां पे अपना दिमाग क्या रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा, किस तरीके से आप ऑप्शंस को यूज करके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो इतना दिमाग तो जब हम रेडी होते हैं स्कूल के लिए तो इतना दिमाग तो रखते ही हैं कि भैया शर्ट ऊपर पहननी है, पैंट नीचे पहननी है, उल्टा तो नहीं करते हैं हम, है ना। तो ठीक वैसे ही यहां पे भी इतना दिमाग तो ओपन रखना है कि किस तरीके से किस फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे यहां पे मैंने क्या किया, बेसिकली दोनों में से 2 कॉमन ले लिया और वो 90 में मल्टीप्लाई कर दो, 90 बन गया 180, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो वो बच गया n-2। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ खास डिफरेंस आया नहीं यहां पे। चलिए एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसकी, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन बोला है, देखो बाहरी एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री डिवाइड बाय n। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं भैया कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, फिक्स। क्या बोला मैंने, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो उसके हिसाब से यहां पे आपको एडजस्ट करना है। यदि आपसे इंटीरियर एंगल पूछेगा कभी बाय चांस, तो रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल होते हैं 180 माइनस 360 बटे n। यदि आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, सर नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के कि n इंटू n माइनस 3 एंड होल डिवाइड बाय 2। क्या बोला मैंने, n इंटू n माइनस 3 होल डिवाइड बाय 2। ध्यान रखना, ठीक है। ये हो जाता है डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला कि n इंटू नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। विशेष ध्यान रखें। वैसे ये सारी चीजें जो मैंने भी यहां पे आपके साथ चर्चा की, ये बहुत ही डिटेल में आपको कक्षा 8वीं में सिखाई गई हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी उठाएं, उसमें तीसरा या चौथा चैप्टर है क्वाड्रिलैटरल्स, उसे कवर करें। अगर आपको विशेष सहायता चाहिए तो मैनेट ब्रेन्स के सेशन देख लें, आपको वहां पे काफी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई, बिल्कुल आ सकता है। जैसे यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं हमसे। एग्जाम्पल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स इज 1:2। ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, रेशियो दिया है नंबर ऑफ साइड्स का। इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन इज 120 डिग्री, देन द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द सेकेंड पॉलीगॉन इज, आपको यह पता लगाना है। 2 पॉलीगॉन दिए हैं, ठीक है, जिनका रेशियो दिया है साइड्स का, नंबर ऑफ साइड्स का, और एक का इंटीरियर एंगल दिया है, दूसरे का निकालना है। मेहनत थोड़ी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से पता होंगे तो यह सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमने पिछले ही अभी स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से आप मेजर ऑफ एंगल निकाल सकते हैं यदि आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो। ठीक है, क्या था वो, तो सर मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला था स्पेशली ओनली फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, क्योंकि उसके सारे एंगल बराबर होते तो निकालना आसान हो जाता है। तो मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है सर 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री डिवाइड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, यहां पे हमारे सवाल में क्या हमें नंबर ऑफ साइड्स दिया गया है? नहीं सर, हमें तो केवल रेशियो दिया गया है साइड्स का, साइड्स का नंबर नहीं दिया गया। देखो यहां पे ध्यान से देखो, लिखा है रेशियो नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो दिया गया है 1:2, और जो 2 हमारे पॉलीगॉन से उनमें से एक का इंटरनल एंगल का वैल्यू दिया है ना। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है इंटरनल एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं केवल पहले पॉलीगॉन के लिए 120 डिग्री जो कि हमारे इंटरनल एंगल की या इंटीरियर एंगल की वैल्यू है, वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपॉन n। यही हुआ होगा ना कि भैया 180 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब जो इंटीरियर एंगल है वो कैसे आया होगा सर, इसी फॉर्मूला का यूज करके, और उसी का यूज करके हम अब n की वैल्यू पता कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम इसको यहां भेज दीजिए, तो 120 डिग्री में से 180 डिग्री हो जाएगा माइनस, और इधर बचेगा माइनस 360 डिग्री अपॉन n, यही बचेगा, है ना। क्योंकि देखो 360 के आगे माइनस साइन है, उसको छोड़ी आपने गायब किया है, वो तो वहीं रहेगा।
तो 120 में से 180 माइनस तो -60 बचेगा, ध्यान रखना क्योंकि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -60 इस तरफ, -360 इस तरफ, होल डिवाइड बाय n, दोनों तरफ क्योंकि आपको माइनस माइनस मिल रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। n जाएगा इधर, 60 आएगा नीचे, और आपको n की वैल्यू कितनी मिलेगी सर? n की वैल्यू मिल जाएगी 360 डिवाइड बाय 60, कैंसल करने पे n इज इक्वल टू 6। तो जो पहला पॉलीगॉन है जिसका एंगल है 120 डिग्री, उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितना है? तो मैं यहां पे n1 लिख रहा हूं 6 के बराबर। अब सवाल यह है कि यदि n1 मतलब पहले वाले पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स है 6, तो क्या मैं दूसरे वाले पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। किसकी मदद से? रेशियो की मदद से। क्या रेशियो है? 1:2 का। तो अगर हम लिखने का प्रयास करें तो भैया n1 अपॉन n2 वुड बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, n1 की जगह आ जाएगा 6, n2 हमें ज्ञात करना है तो 1/2। अगर इसको हम थोड़ा और सिस्टमैटिक वे में लिखें ताकि चीजें आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसी को जब आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा यहां पे एकदम, अगर हम लाइन ड्रॉ कर देते चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहां पे हम लिख देते हैं n इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 60, तो n इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमने यहां कंप्लीट कर दिया। चलिए अब यहां पे देखिए, तो भाई n1 की वैल्यू है 6, n2 की वैल्यू आप ज्ञात करेंगे क्योंकि दो पॉलीगॉन की यहां चर्चा हो रही है ना। तो 6 × 2 हो जाएगा n2 की वैल्यू। तो नंबर ऑफ साइड्स इन द सेकेंड पॉलीगॉन वुड बी इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब क्या जानकारी मिल गई है अब तक सवाल सॉल्व करके कि दूसरे पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 12 है। अब आप क्या निकालेंगे सर? अब हमें काम करना है कि दूसरे पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालना है, वही हमारा फाइनल उद्देश्य है। क्या है हमारा फाइनल उद्देश्य? कि दूसरे पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालना। तो उसकी साइड्स कितनी है? तो सर n2 की वैल्यू आई है पिछली पूरी मेहनत से 12। और जब आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है फिर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इंटीरियर एंगल। कैसे सर? वही फॉर्मूला कि मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू व्हाट सर? इट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 360 डिवाइड बाय 12, क्योंकि यहां पे n होता है तो n की जगह पे आप 12 लिख देंगे। तो अगर हम इस सवाल को खत्म करने की ओर आगे बढ़ें तो 360 डिवाइड बटे 12, 12 से डिवाइड करोगे 12 3 36, तो 12 यहां पे हो जाएगा 30, 180 में से 30 माइनस करना है, कितना बचेगा? बहुत ही आसान हो जाता है अब सवाल। सर 150 डिग्री आएगा इंटीरियर एंगल की वैल्यू। कितनी? 150 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहानी शुरू कैसे हुई थी सर? सबसे पहले हमने, अगर मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊं तो सबसे पहले हमने इस इंटरनल एंगल की मदद से क्या किया सर? हमने इस इंटरनल एंगल और हमारे इंटरनल एंगल निकालने के फॉर्मूले की मदद से पहले फर्स्ट पॉलीगॉन का नंबर ऑफ साइड्स निकाला। ठीक है, तो यहां से मिला आपको n1, n1 के बाद आपने रेशियो यूज करके n2 निकाला, और n1 n2 निकालने के बाद फिर आपने n2 की मदद से इंटीरियर एंगल निकाला सेकंड पॉलीगॉन का। तो ये पूरी कहानी थी। जवाब हमारा आया था 150। कंप्यूटर जी से एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं, वरना उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है ना। आपको तो पता ही है हमारे रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। तो ऑप्शन सी 150 हमारा भी सही, कंप्यूटर जी का भी टिक मार्क आ गया है, मतलब हमारा जवाब सही है। अगला कॉन्सेप्ट अब हमें पढ़ना है सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तो यहां तक की पूरी कहानी थी। हमने क्वाड्रिलैटरल्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आ सकते हैं एनटीएससी में, उनका एक थ्योरेटिकल रिव्यू कर लिया। अब इसके बाद एक सवाल भी देख लिया। अब जब और सवाल आएंगे आगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब हम बात करेंगे सर्कल्स की। गोला, यदि ये गर्मी में मिल जाए तो बहुत बढ़िया लगता है खाने के लिए, वो वाला गोला नहीं है। यदि एग्जाम में इस पे बेस सवाल आ जाए तो खुशी होती है, पर अगर वही सवाल गलत हो जाए तो टीचर जब मार्क्स के रूप में गोला दे देता है तब दुख भी होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी स्टडीज का।
लेकिन कई बार हम इसमें मात खा जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हम मिस कर जाते हैं। तो यहां पे हम प्रयास करेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। सर्वप्रथम हम सर्कल की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही थोड़ी सी जैसे कह सकते हैं ना विचित्र टाइप की परिभाषा है, काफी अच्छे वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे यहां पे देखा है, देखो सर्कल की परिभाषा क्या होती है, अ सर्कल, ठीक है, इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का समावेश, बहुत सारे पॉइंट्स का झुंड जो कि क्या है, जो कि इक्वी डिस्टेंट है एक गिवन पॉइंट से। सर ये थोड़ा समझ में नहीं है, एक बार आप चित्र के माध्यम समझाइए। देखिए कहना क्या चाह रहा है वो, सबसे पहले एक गिवन पॉइंट लीजिए, तो मान लीजिए ये आपका गिवन पॉइंट है, ठीक है। अब इससे इक्वी डिस्टेंट मतलब निश्चित दूरी पर क्या बनाएंगे आप, बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे। मान लीजिए आपने निश्चित दूरी तय कर ली 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे इधर एक पॉइंट, 5 सेंटीमीटर पे इधर एक पॉइंट, फिर इधर एक पॉइंट, ठीक है, उसी प्रकार इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट। ऐसे ही जब आप बहुत सारे मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको एक बढ़िया सा गोल शेप का सर्कल मिलता है। यह कहना चाह रही परिभाषा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इस चित्र के माध्यम से समझाऊं जो कि यहां पे दिया गया है, तो ये जो बीच का पॉइंट है मध्य का, इसे आप कहेंगे गिवन पॉइंट, ठीक है। यहां से इन सारे पॉइंट्स की, देखो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ऐसे यहां पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप बनाएंगे, बहुत दूर दूर या पास पास। तो जब आप पॉइंट्स बनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे पॉइंट्स मिलकर एक इस तरीके से लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये जो जितने लाल डॉट मैं बना रहा हूं, जिसमें से काफी आपको दिख भी नहीं रहे होंगे शायद, वो सारे के सारे उस सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हैं, मतलब निश्चित और पहले से डिसाइड की हुई दूरी पे हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स। तो सर्कल क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स का समावेश, इन सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक निश्चित दूरी पर हैं, एक प्री निर्धारित पहले से निर्धारित पॉइंट से, ठीक है। और इस निर्धारित पॉइंट को जिसके माध्यम से पूरा सर्कल बनता है उसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए कोई भी सर्कल हो, यदि उसका सेंटर ज्ञात नहीं होगा तो फिर सर्कल बनाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। अब अगर आप इस चित्र के माध्यम से देखें तो ये जो O पॉइंट है इसे आप कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से पूरा सर्कल बनाया जाता है। आपने सर्कल बहुत बार ड्रॉ किया होगा, यदि आपने उसे किसी कंपास से ड्रॉ किया है तो हमेशा सबसे पहले आप कंपास की निडल को अपने नोटबुक पे रख के सेंटर को स्टैब्लिश करते हैं, सेंटर को चिन्हित करते हैं, उसके बाद ही आप पेंसिल को घुमाते हैं। यदि आपने कैप से बनाया, कॉइन से बनाया, तब तो सेंटर आपको जरूरत नहीं पड़ती, बट यदि आप कंपास से बना रहे हैं तो हमेशा आप सबसे पहले क्या करते हैं, निडल को वहां पे रख के, उस नोटबुक पे रख के आप एक सेंटर निर्धारित करते कि यहां पे हमें हमारा सर्कल बनाना है। दूसरी चीज, इसके अलावा क्योंकि ये दूरी जो है वो निश्चित है और पहले से ही निश्चित है, पहले से ही आधारित है, तो इसे हमेशा फिक्स माना जाता है ना, इसीलिए इसका एक फिक्स नाम भी है रेडियस। तो सेंटर से लेकर आखिर पॉइंट तक जहां पे सर्कल शुरू हो रहा है, सर्कल ड्रॉ हो रहा है, उसे आप कहते हैं रेडियस। काफी लोग इसे क्या कहते हैं भाई, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी। तो सर सरकमफेरेंस क्या है, तो ये जो बाहरी बाउंड्री है सर्कल की, इसे कहा जाता है सरकमफेरेंस। इसे क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। तो सेंटर से लेकर वो जो बाहरी बाउंड्री है, वो जो इक्वी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, परिभाषा भी आपको बता दी गई, थोड़ी याद रखिएगा, थोड़ी सी मुश्किल है मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो परिभाषा याद नहीं रखोगे तो फिर सवाल कैसे सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट पता होना और कॉन्सेप्ट के सही वर्डिंग का यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वर्ड जैसे इक्वी डिस्टेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे सर्कल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्पेशल वर्ड्स हमेशा आपको याद रखने पड़ते हैं। चले आगे बढ़े, अब कुछ और चीजें। रेडियस क्या होता है, तो भाई रेडियस और डायमीटर में क्या कनेक्शन है, तो सर रेडियस होता है सेंटर से लेकर, मतलब मध्य पॉइंट से लेकर सरकमफेरेंस तक। डायमीटर होता है सरकमफेरेंस से लेकर, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। हम वैसे
नॉर्मली भाषा में कहते हैं एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, लेकिन यहां पे कोना नहीं होता है भाई सर्कल में, बस इतना ही फर्क है कि ये सेंटर से पास होगी। तो बेसिकली सर्कल का पूरा जायजा लेने वाली जो आपकी लाइन होती है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, वो भी सेंटर के थ्रू सबसे बड़ी जो आपकी एक वो होती है लाइन सेगमेंट होती है, उसे आप क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और रेडियस और डायमीटर में क्या कनेक्शन होता है, ये तो आपसे कोई मध्य रात्रि को पूछ ले नींद में तब भी आप बता देंगे कि रेडियस और डायमीटर में यही कनेक्शन होता है कि रेडियस डायमीटर का आधा है या फिर डायमीटर रेडियस का डबल है, जिस वे में आप लिखना चाहें। चलिए, अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये किस शब्द के बारे में, तो ये कॉर्ड के बारे में है। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ कॉर्ड, चित्र में आपको दिख रहा है, फिर भी आपको डेफिनेशन हमेशा पता होनी चाहिए। तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अच्छा, ये दो पॉइंट्स कहां रहते हैं, तो सरकमफेरेंस पे रहने वाले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ऐसी लाइन सेगमेंट। ठीक है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। सर ऐसे तो मैं कितने सारे दो पॉइंट्स बना दूं, तो ये दो पॉइंट्स में स्पेशल क्या होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स में स्पेशल ये है कि भैया ये दोनों पॉइंट्स सरकमफेरेंस पे लाए करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सरकमफेरेंस पे लाए करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच की जो रेखा होती है, जो लाइन सेगमेंट होती है, उसे आप कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं PQ एक कॉर्ड है। सर क्या AB जो कि डायमीटर है वो भी एक कॉर्ड है, यस ऑब्वियसली, क्योंकि वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे विचरण करने वाले दो पॉइंट्स के बीच को कनेक्ट कर रही है। पासिंग थ्रू सेंटर है, इसलिए स्पेशल है, इसलिए अलग नाम दिया है। क्या नाम है इसका, डायमीटर। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे इज अ डायमीटर अ कॉर्ड, अगर कल को MCQ में आ जाता है आप जवाब क्या लिखोगे, यस डायमीटर इज अ कॉर्ड। हालांकि थोड़ी स्पेशल होती है क्योंकि वो सेंटर से पास होती है, जो कि सारी कॉर्ड्स नहीं होती। जैसे यहाँ पे PQ है, वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, पर AB हो रही है, तो उसका नाम थोड़ा सा अलग है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको कॉर्ड की परिभाषा समझ में आ गई, चित्र के माध्यम से आपने देख भी लिया। कुछ बेसिक जो आपके वो होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, जो कि आपको यूज होते हैं सर्कल चैप्टर में, जैसे हम थ्योरम्स के नाम से भी पढ़ते हैं सर्कल्स में। सर्वप्रथम है कि आप यदि क्या कर रहे हैं, आप यदि ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से ड्रॉ करना, लेकिन भाई सेंटर तो एक पॉइंट होता है। अब सेंटर से कहां भी जा सकते हैं, तो कहां जाना है, कॉर्ड की तरफ। ठीक है, तो जब आप एक परपेंडिकुलर सेंटर से भेजते हैं कॉर्ड की तरफ, तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, देखो सेंटर से तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, पूरा सर्कल खुला है आपके लिए, लेकिन जब आप कॉर्ड की तरफ जाते हैं परपेंडिकुलर के रूप में, तो आप कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देते हैं, अर्थात दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, उसके अलावा यदि कॉर्ड को आप बाइसेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो पक्का परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो एक सेंटर से आने वाली रेखा जो कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, वो पक्का परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे दो नियम है, पहला सेंटर से आती हुई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगी, उसके बाद सेंटर से आता हुआ बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी। जैसे यहां पे देखो लिखा है AM इक्वल टू MB, मतलब कॉर्ड के दो हिस्से हो गए, AM और ये MB। ठीक है, MB वैसे मैग्नेट ब्रेन्स के लिए भी कहा जाता है, और AM तो हमारे लिए होगा बिकॉज सुबह सुबह हमें काम पे बुला लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो AM इक्वल टू MB, दैट इज कॉर्ड के दो बराबर हिस्से हो गए, और परपेंडिकुलर भी है कॉर्ड। ठीक है, तो ये दोनों उल्टा चलते हैं, अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टर होगा तो पक्का परपेंडिकुलर कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो इक्वल कॉर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं, अर्थात लंबाई में बराबर हैं, तो इक्वल एंगल बनेगा सेंटर पे, या फिर अगर इक्वल एंगल बन रहा है तो पक्का कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। देखो एंगल एट सेंटर बनता कैसे है, पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके पास कोई कॉर्ड आती है, ठीक है, तो उसके दो कोने होंगे, है ना, दो पॉइंट होंगे जहां पे वो खत्म हो रही है, एक C और एक D, जैसे यहां पे है। अगर आप उनको सेंटर से ज्वाइन करते हैं दोनों को, तब आपको सेंटर पे एक एंगल मिलता है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
इसे हम, ये तो पूरी एक्टिविटी है सेंटर पे एंगल बनाना, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सबटेंडिंग द एंगल। ठीक है, मतलब जब आप एक कॉर्ड के माध्यम से एंगल बनाते हैं तो यदि कॉर्ड्स बराबर हैं तो एंगल्स बराबर होंगे, एंगल्स बराबर हैं तो कॉर्ड्स बराबर होंगे, जैसा कि यहां पे लिखा है शॉर्ट में कि एंगल्स बराबर होंगे यदि कॉर्ड्स बराबर है तो, या फिर कॉर्ड्स बराबर होंगी यदि एंगल्स बराबर हैं तो। अब नेक्स्ट है यहां पे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर एंड कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अर्थात यदि दो कॉर्ड्स को आप कंपेयर कर रहे हैं और दोनों कॉर्ड्स कुछ इस प्रकार हैं कि उनकी लंबाई बराबर है, उनकी लेंथ बराबर है, जैसा कि यहां पे लिखा है इक्वल कॉर्ड्स, और अगर उनकी लंबाई बराबर है तो उनकी सेंटर से दूरी भी बराबर होगी, सेंटर से दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। और यहां पे जब आप बराबरी की चर्चा करते हैं, डिस्टेंस की चर्चा करते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाएगा, कभी भी आड़ा तिरछा डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा, उससे आपकी वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं। तो यहां पे एक गोल्डन रूल है जो कि लिखा नहीं जाता है पर हर बार माना जाता है, वो ये कि यदि आप किसी कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आप हमेशा कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। आड़ा तिरछा ऊंचा नीचा डिस्टेंस निकालने की जिम्मेदारी पूरी पूरी आपकी होगी, उसका मैच न होना, टीचर का नंबर ना देना, इस तरह की अप्रिय या फिर मन को दुखी करने वाली घटनाएं यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ हो तो कृपया ऐसा एडवेंचर जरूर करें, अन्यथा हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर ही सही सवाल सॉल्व करें। ठीक है, सूचना समाप्त। अगला पॉइंट, यदि इक्वी डिस्टेंट है, मतलब यदि सेंटर से दूरी बराबर है तो उनकी लंबाई भी बराबर होगी। तो यहां पे भी उल्टा काम चलता है, यदि लंबाई बराबर तो सेंटर से दूरी बराबर, यदि सेंटर से दूरी बराबर तो लंबाई भी बराबर हो जाती है। इस प्रकार हमने यहां पे एक क्विक रिवीजन किया 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का। सर 6 का 3 ही है, तो भाई हर एक में 2-2 वाइस वर्सा वाले हैं ना, तो 6 हो गए ना, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 6 आपने रिवाइज कर ली, बाकी अब हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं और हमारे पास कौन से थ्योरम या कॉन्सेप्ट हैं। अब जैसे यहां पे आपके पास सेक्टर की चर्चा हो रही है, ठीक है, तो आपको सेगमेंट भी पढ़ना है, आपको सेक्टर भी पढ़ना है। पहले हम सेक्टर की चर्चा कर लेते हैं। और सेक्टर यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कक्षा 10वीं में सेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, 9वीं में सेगमेंट का कॉन्सेप्ट ज्यादा रहता है। ठीक है सर, सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क होता है? देखो, सेक्टर और सेगमेंट में फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि बना किसकी मदद से है। उदाहरण के तौर पे सेक्टर बनता है किससे? आर्क और रेडियाई। ठीक है, जब आप आर्क और रेडियाई की मदद से सर्कल का एक एरिया अलग से बनाते हैं या उसे अलग से हाईलाइट करते हैं, उसे कहा जाता है सेक्टर। ठीक है सर, सेगमेंट में क्या होता है? तो प्रभु सेगमेंट में आप कॉर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यू बना दिया तो ये हो गया माइनर सेगमेंट और नीचे वाला पूरा हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क होता है। ये डिपेंड करता है किस चीज की मदद से बना है, क्योंकि सेक्टर बनता है आर्क की मदद से और 2 रेडियाई की मदद से, तो ये सेक्टर है, थोड़ा अलग है। सेगमेंट बनता है केवल एक कॉर्ड की मदद से, तो उसमें अलग आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब यहां पे देखिए, सेक्टर 2 तरह के होते हैं। कैसे सर? माइनर और मेजर। ठीक है, माइनर हमेशा वर्ड यूज किया जाता है छोटे के लिए। ठीक है, जैसे माइनर ऑपरेशन कि बस छोटा सा ऑपरेशन है। ठीक है भाई, मेजर सेक्टर तो जो छोटा इलाका होगा, जो कम क्षेत्रफल वाला होगा, उसे आप कहते हैं माइनर सेक्टर। जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है कि ये AOB वाला रीजन जो है, इसको आपने माइनर सेक्टर बोला है, क्योंकि यहां पे सर्कल का केवल एक हिस्सा है जबकि बाकी पूरा मेजर हिस्सा यहां पे है। ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट को आपने क्या कहा? मेजर सेक्टर कह दिया। द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। अब देखो यहां पे माइनर आर्क मतलब क्या होता है? सर देखो, जब भी आप कोई आर्क बनाते हैं तो हमेशा एक नहीं 2 आर्क बनती हैं। ठीक है, एक बनती है छोटी वाली, जैसे यहां पे है AB। ठीक है, दूसरी बनती है बड़ी वाली जो कि यहां से घूम के आएगी, है ना। तो ये दोनों आर्क में से जो छोटी आर्क है वो छोटे सेक्टर के साथ जाएगी, ऑब्वियसली जो बड़ी आर्क है वो बड़े सेक्टर के साथ जाएगी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वही यहां पे देखो लिखा हुआ है
कि भैया माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग होगा माइनर सेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो उसका मुंह ही छोटा खुलेगा तो फिर वो छोटा ही सेक्टर बनेगा। दूसरा वाला जो कि मेजर आर्क के साथ जुड़ा हुआ है उसे आप कहते हैं मेजर सेक्टर। आपको आर्क की इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, आप आंख से देखकर ही बता सकते हैं कि सर जो जिसका क्षेत्रफल छोटा है वो माइनर सेक्टर, जिसका क्षेत्रफल बड़ा है वो मेजर सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना, सेक्टर आर्क से बनता है, सेगमेंट कॉर्ड से बनता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आप गलत फॉर्मूला लगा देंगे, फिर उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। क्या करना है सर, सेक्टर बनेगा एंगल से और सेगमेंट बनेगा उससे कॉर्ड से, ठीक है। सेक्टर बनता है आर्क से, वो बनता है कॉर्ड से, विशेष ध्यान रखें। देखो दोनों में ही सर्कल के हिस्से तो होते ही है, पर लेकिन एक में कम, एक में कॉर्ड की मदद से होता है, दूसरे में बीच के एंगल और आर्क की मदद से होता है। चलिए अब यहां पे when two arc are सेमी सर्कल, यदि दो आर्क सेमी सर्कल हो रही हैं, मतलब किस तरीके से कि मतलब बराबर हिस्से में बांट रहे हैं, तो देखो क्या होता है, बोथ सेगमेंट एंड बोथ सेक्टर्स बिकम सेम, ईच इज नोन एज सेमी सर्कुलर रीजन, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है यहां पे वो कि यदि आपने सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। अब सेमी सर्कल कुछ हटके बात हो रही है, कुछ यूनिक हो रहा है। सर व्हाट इज अ सेमी सर्कल, अगर आपको याद नहीं है तो देखिए, एक सर्कल में जब आप एकदम मध्य से उसे काट देते हैं, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर, तो क्या होगा सर, दो हिस्से बनेंगे और इसमें ऐसे समीकरण बनते हैं कि भैया आर्क भी तुम और क्या सेगमेंट भी तुम, तो सेक्टर भी तुम और सेगमेंट भी तुम, सेक्टर और सेगमेंट दोनों ही सेम हो जाते हैं। ये बहुत ही यूनिक फीचर है, क्योंकि देखो इसमें बिल्कुल आधे लगभग दो हिस्से हो गए, तो इस केस में आपका अलग हो जाता है, जहां पे सेगमेंट और सेक्टर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और इन्हें कॉमन तरीके से सेमी सर्कुलर रीजन कहा जाता है। कुछ लोग इसे आधा चांद भी कहते हैं, सबके अपने अपने कहने के तरीके हैं। पर मेजर चीज तो याद रखनी है, वो क्या कि जब सेमी सर्कल होगा तब सेक्टर और सेगमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंगल्स फाइंड करने के लिए। यहां पे पूरी कहानी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखो ये वाला जो थ्योरम है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है सर्कल्स की, बेसिकली मुझे स्टेटमेंट के माध्यम से कम समझ आती है, तो मैंने अपने खुद की एक नियमावली बना ली है। वो क्या करता हूं मैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करो दोनों एंगल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों एंगल्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। यदि अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इफ दे आर एग्जैक्टली सेम, तो जो सेंटर वाला एंगल होगा वो सरकमफेरेंस वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है। अगर आपने कक्षा 8वीं 9वीं की सिविक्स भी पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो भैया सेंटर का एंगल इज ऑलवेज, सेंटर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है कि नहीं, वैसे यहां पे भी सर्कल के सेंटर के पास ज्यादा पावर है, तो वहां का एंगल ऊपर के एंगल का डबल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये पिछले वाले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। उसमें क्या था, एक एंगल सेंटर पे, दूसरा सरकमफेरेंस पे, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम, और यदि सारे क्वालिटीज मिल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो रहा है, एक सेंटर पे है दूसरा सरकमफेरेंस पे है, तो एंगल के बीच में कनेक्शन बनेगा। यहां पे यदि दो एंगल ऐसे हैं, जो पहला पॉइंट लिखा उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यदि दो एंगल ऐसे हैं कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और दोनों ही सरकमफेरेंस को टच करते हुए आ रहे हैं, तो उस केस में उन दोनों की एंगुलर वैल्यू मतलब एंगल बराबर होंगे। क्या बोला मैंने, सर यदि दो एंगल्स हैं किसी सर्कल में कुछ इस प्रकार कि उनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो उस केस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और दोनों ही उनकी जो टिप है, जो नोक है, वो सरकमफेरेंस को टच कर रही है, तो उस केस में दोनों ही एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है, देखो एंगल्स क्या है, इक्वल होते हैं। हाँ, स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से भारी भारी शब्दों में लिखा है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ और सेम आर्क ऑफ अ सर्कल आर इक्वल,
मैं इतने भारी भारी स्टेटमेंट को कई बार समझ नहीं पाता हूं, तो मैं क्या सिंपल वे में समझता हूं कि भैया दो एंगल जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, उनका टिप अगर सरकमफेरेंस को टच कर रहा है तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफी बार एमसीक्यूज में थ्योरी में पूछा जा सकता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हमेशा होता है। ठीक है, यदि आप सेमी सर्कल में एंगल बना रहे हैं, अच्छा सेमी सर्कल में एंगल बनाने का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका सेमी सर्कल है, तो सर हमने ये भी तो सेमी सर्कल में बनाया एंगल ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं भैया कि जब आप सेमी सर्कल में एंगल बनाएंगे तो भैया सेमी सर्कल वाले एंगल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेमी सर्कल के जैसा ही होना चाहिए और वो सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए। ये दोनों क्वालिटी सेम होनी चाहिए, तभी होगा, तभी ये नियम सही साबित होता है कि यदि किसी सेमी सर्कल में एक ऐसा एंगल बनाया जाए जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, जिसकी टिप सरकमफेरेंस को टच कर रही है, तब वो पक्का राइट एंगल होगा। अगर आपने कल को ऐसा कुछ बना दिया तो ये राइट एंगल शायद ना हो, या ऐसा कुछ बना दिया तो ये भी राइट एंगल ना हो, या ऐसा कुछ बना दिया, ये सब राइट एंगल थोड़ी होंगे। केवल एक ही है इसमें जो राइट एंगल है, जो कि बिल्कुल मध्य में आपको दिख रहा है, ये रहा, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और जो आपकी टिप है वो सरकमफेरेंस को टच कर रही है। केवल इस केस में राइट एंगल बनता है। अ क्वाड्रिलैटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे साइकिल चलाने की चर्चा नहीं हो रही है। यदि कोई ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसको सर्कल ने अपने वश में कर लिया, अर्थात सर्कल ने चारों तरफ से घेर लिया है, मतलब क्वाड्रिलैटरल के चारों जो टिप है, चारों जो पॉइंट्स हैं, जो एजेस हैं, उनको सर्कल ने घेर लिया है, सर्कल उन सबको टच करके जा रहा है, उसे आप कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइकिल वर्ड से आया साइक्लिक, साइकिल मतलब होता है गोल गोल, तो भैया वहां से आ रहा है, और क्वाड्रिलैटरल तो आपको पता है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री के बराबर होते हैं हमेशा। क्या? अपोजिट एंगल्स 180 के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट है और शायद इकलौती प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान रखना कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं या 180 के बराबर होते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसे वर्ड दे दिया जाता है सप्लीमेंट्री, तो इंसान सोचने लगता है कि यार हमने तो 180 पढ़ा है, ये सप्लीमेंट्री वर्ड कहां से आ गया? तो प्रभु सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब है 180 ही होगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल। अर्थात मान लीजिए आपके पास एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, जैसा कि मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ऐसा कुछ है। अब कोई आपसे बोल दे कि ये जो पॉइंट ए है इसका एक्सटीरियर एंगल बताओ, तो आप क्या करेंगे? सर पहले हमें अंदर का एंगल पता होना चाहिए, तब तो हम एक्सटीरियर एंगल बता पाएंगे। तो मान लो अंदर का ये वाला एंगल नहीं दिया है, परंतु ये वाला एंगल दिया है, मान लो ये दिया 85 डिग्री, तब आप क्या करेंगे? सर इस थ्योरम के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, ये थ्योरम कहती है कि जो ये वाला अंदर का एंगल होगा वही एग्जैक्टली इसका बाहर वाला एंगल होगा, ठीक है। तो अगर ये 85 है तो उस एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल भी 85 डिग्री के बराबर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक सॉर्ट ऑफ हो जाती है कि भैया साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में केवल, बाकी सब जगह नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो अंदर का अपोजिट एंगल है, देखो यहां लिखा है अंदर का, इंटीरियर का अपोजिट एंगल है उसके बराबर होगा। तो मुझे अगर ए का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो मैं ए के सामने वाले एंगल के बारे में सोचूंगा, ना कि ए के बारे में, क्योंकि जो वैल्यू यहां पे ए के सामने वाले के पास आएगी वही वैल्यू ए के एक्सटीरियर एंगल में भी आएगी, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखें, भूलिएगा मत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एग्जांपल आ गया हमारे पास, तो सर्वप्रथम एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि यहां दिए गए चित्र में ए बी की वैल्यू है 12, डीसी की वैल्यू है 16, उसके अलावा क्या दिया है, ओएम की वैल्यू है 8, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एन, आपसे एम एन की वैल्यू पूछी गई है। क्या बोला आपसे? देखो 12, 8 और यहां पे 16 है, आपको एम एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एम एन मतलब ये पूरा। अब सबसे पहले लोगों के मन में क्या विचार आएगा, सर ऊपर का 8 है तो नीचे का भी 8 लिख दो, मतलब हो जाएगा 16। ना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर का 8 होगा तो नीचे का भी 8 होगा। वो तब होता जब ऊपर और नीचे वाली कॉर्ड दोनों एक दूसरे के बराबर होते,
तो अगर दोनों 12-12 होते तब तो पक्का हो जाता, पर यहाँ पे क्योंकि दोनों 12-12 नहीं है इसलिए वो होना पॉसिबल नहीं है। तो सर इसका जवाब कैसे निकाला जाएगा? देखो यहाँ पे हम जवाब निकालने के लिए कॉर्ड और सेंटर के बीच में जो हम परपेंडिकुलर्स वगैरह बनाते हैं उसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा है कि OM परपेंडिकुलर है किसके? AB के। सबसे पहले क्या लिखोगे भैया? सबसे पहले लिखोगे कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये कहां लिखा है? देखो गिवन में लिख दो आप, क्योंकि चित्र में तो दिया हुआ है, तो जो दिया है वो हम मान लेंगे। सिंस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, हम बोलेंगे AM वुड बी इक्वल टू MB, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, व्हाट डज परपेंडिकुलर डू? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, चलिए AM इक्वल टू MB हो गया, पूरा का पूरा AB था 12, तो AM और MB कितने हो जाएंगे सर? दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसीलिए 12 को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। अब जरा यहां पे ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल MOB, इन ट्राइंगल MOB मॉब। ठीक है, क्या होगा सर? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो उसका मतलब है हम वहां पे आदरणीय सम्माननीय पाइथागोरस जी को रिमेंबर करते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या यहां पे आपको प्राप्त होगा? सर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 90 डिग्री से जुड़े हुए, दैट इज एंगल M के माध्यम से जुड़े हुए जो दो साइड्स हैं OM और MB, उनके स्क्वायर को ऐड करने पे आपको मिलेगा OB स्क्वायर। तो 90 डिग्री से जुड़े हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर को ऐड करने पे 90 डिग्री के ठीक सामने वाली खिड़की पे रहने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज, उसके बराबर आ गया। ठीक है, चलिए OM का स्क्वायर आपको पता है 8 स्क्वायर, MB का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, जोड़ जाड़ के OB स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 64 प्लस 36, तो OB स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? OB स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। तो मतलब OB की वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, OB का स्क्वायर रूट, OB स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपका जवाब 10 सेंटीमीटर आया OB की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे हमें OB की वैल्यू मिलेगी 10। अब अगर OB की वैल्यू 10 है तो क्या मैं बोल सकता हूं OC की वैल्यू भी 10 होगी? सर ऐसे कैसे? क्योंकि प्रभु वो दोनों क्या हैं? रेडियस है एक ही सर्कल के। तो यहां पे आप लिख सकते हैं OB वुड बी इक्वल टू OC, ब्रैकेट में लिखा आपने रेडियाई, और आपको मिल गया 10 इज द वैल्यू ऑफ OC। अब सर अब आ जाते हैं नए ट्राइंगल पे जिसका नाम है NOC। ठीक है, तो यहां पे आप लिख रहे हैं इन ट्राइंगल NOC। सर्वप्रथम, या फिर एक काम करो इसको लिखने से पहले भी, ठीक है, पहले आप लिखो नाउ, क्योंकि हमें ये DC के CD के भी पार्ट करने पड़ेंगे, तो भैया CD इस पर नहीं, क्या नाम है इसका? ON इज परपेंडिकुलर टू CD। ये बात विशेष ध्यान रखनी है ना? जैसे ऊपर OM था परपेंडिकुलर टू AB, वैसे ON इज परपेंडिकुलर टू CD। देयरफॉर आप बोलेंगे कि भैया DN इज इक्वल टू CN। ठीक है, और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्यों भैया? क्योंकि सर ये 8 था तो वो भी 8 हो जाएगा, है ना? मतलब 16 है, दो बराबर से होंगे, 8 8। आप रीजन यहां पे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब इन ट्रायंगल NOC हम वही यूज करेंगे जो अब तक करते आए हैं। इन ट्रायंगल NOC एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या करोगे सर? पाइथागोरस थ्योरम के यूज करेंगे जो कहती है कि ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो PT अर्थात पाइथागोरस थ्योरम। ON स्क्वायर आपको प्राप्त करना है तो वो ऐसे ही रहेगा, है ना? NC स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी आपने सर? 8 स्क्वायर लिखी, और OC की वैल्यू हम लिखेंगे कितनी? 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ON स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 माइनस करके 36। तो ON की वैल्यू कितनी सर? ON की वैल्यू हो जाएगी इन दैट केस रूट ऑफ 36, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सर हमारा जवाब आया 6 सेंटीमीटर। नहीं, हमारा जवाब अभी आधा आया है, अभी आपको MN की वैल्यू निकालनी है। MN कैसे बन रहा है जरा उस पर ध्यान दे। तो सर MN बनने की विधि कुछ इस प्रकार है कि OM और ON को ऐड करना पड़ेगा।
तो OM की वैल्यू पहले से पता है 8, ON की निकाली है 6, 8 और 6 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये पूरी मेहनत जो हमने की थी वो केवल एक वैल्यू निकालने के लिए, वो थी ON। यदि ON हमें कहीं से मिल जाता तो आसानी से हम बाकी सब भी निकाल देते। ठीक है, तो यहां पे ON की वैल्यू आ गई 6, कुल मिला के हो गया 14। अब हम जवाब में देख लेते हैं, 14 हमारा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन बी के रूप में। एक बार कंप्यूटर जी से और भाई परामर्श कर लें, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर जी प्लीज हमारा जवाब वेरीफाई कर दीजिए। कंप्यूटर जी का जवाब भी है ऑप्शन बी 14, हमारा जवाब भी 14। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात गौर की आपने, यहां पे ये एंगल दिया है 45 डिग्री, इसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ है। वो 90 हमने देख लिया, पर वो 45 का यूज हुआ क्या? नहीं सर। अब देखो 45 का यूज कैसे होगा। तो 45 का यूज कुछ इस प्रकार होगा कि प्रभु ये 90, ये 45, तो ये भी कितना 45 है कि नहीं? इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में बराबर। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रभु ये आपने क्या किया, आपने बना दिया एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें अगर दो एंगल्स बराबर है तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यदि ये वैल्यू है, मान लो हमने कितनी लिखी थी, मान लो उसको a मान रहे हैं, तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? a। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम rp की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो यहां हम लिख रहे हैं rq स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर वुड बी इक्वल टू pr स्क्वायर, है ना? तो rq स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू pr स्क्वायर, दोनों को जोड़ने पे 2a स्क्वायर इक्वल टू pr स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे √2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो √2 हो जाएगा। a√2 इज द वैल्यू ऑफ pr। तो इस पूरे की वैल्यू हो गई a√2। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करने का प्रयास करें। तो चलिए, पूरे की वैल्यू कितनी लिख दी हमने सर? a√2। वेरी गुड। rq की वैल्यू हमने a लिख दी है, तो rq की जगह आ जाएगा a, है ना, इनटू re की वैल्यू कितनी होगी सर? पूरा है a, उसमें से 5√2 आप घटा दीजिए, क्योंकि भैया 5√2 उधर पहले ही चला गया, तो a माइनस 5√2 इंटू a, कुछ इस प्रकार होगा आपका सॉल्यूशन। अब इसको आप सॉल्व करें तो देखिए 4 इंटू 4a कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू a√2 लिख दो फिलहाल, इधर पे a इंटू a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5√2a। अब जो जितना सॉल्व हो रहा है उतना करते जाइए। तो देखो 5√2a इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4√2a प्लस 5√2a इज इक्वल टू a स्क्वायर। जोड़ोगे तो 5 4 9√2a हो जाएगा। आप a से a कैंसिल कर देंगे, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9√2 हो जाएगी a की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था यहाँ पे pr की वैल्यू, आप रख देंगे उसको a की जगह पे। तो देखो pr है हमारा 9√2 इंटू √2, बस इतना सा करना है और आपका काम हो गया। √2 से 2 मल्टीप्लाई 2, 9 दूनी 18, आपका सवाल हो गया सॉल्व। तो यहां पे पूरी रामायण जो हम देख रहे थे, पहले पाइथागोरस लगाना है या क्या लगाना है, उसमें सबसे पहला एंगल जो कॉन्सेप्ट हमें देखना था वो ये कि दोनों एंगल 45-45 हो जाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, पीआर की वैल्यू हो गई 18, ऑप्शन डी। वही हम यहां पे मार्क करेंगे, कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवाएंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन डी। तो यहां पे यह एग्जाम्पल भी हो जाता है समाप्त। दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स, सॉल्व करने में एकदम बारीक सी डिटेल पे यहां पे पूरा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए इसी के साथ हम करेंगे रुक अगले पार्ट का, जो कि हमारे लिए है एंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जो हम पढ़ने वाले थे इस पूरे टॉपिक के लिए। लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के मौके बिल्कुल समाप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारी वेबसाइट अब आपके लिए पूरी तरीके से फंक्शनल है। आप वहां जाके हमारा सारा कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, यहां पे जाइए, आपको जो भी चीज पढ़नी है उसके टैब पे क्लिक कीजिए, आसानी से आप सारे चैप्टर्स, उन चैप्टर्स के वीडियोस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आसानी से अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ भी पे किए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हूबहू यूट्यूब जैसे ही काम करता है, सेम वीडियो, सेम टीचर, सेम क्वालिटी, सेम कंटेंट, नो डिफरेंस। बल्कि यहाँ तो आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम मिलते हैं, तो आपका समय भी वेस्ट नहीं होगा, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं आते हैं, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हमारा जो
मैराथन चल रहा था लगातार कॉन्सेप्ट पढ़ने का इस पूरे ज्योमेट्री के, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स से वो यहाँ पे होता है समाप्त। इसके बाद हम कवर करेंगे हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको बस क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट के अच्छे से नोट बनाने हैं, सारे पॉइंट्स को नोट करके एकदम अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना है, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमारा समय वेस्ट ना हो वापस जाके कॉन्सेप्ट लर्न करने में, ठीक है। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज नॉलेज जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा। मैनेज ब्रेन्स का जहां पे 100% फ्री कोर्स चलता है फॉर एनटीएससी टू सैट टू स्टेज 1 और ओलंपियाड्स या फिर बोर्ड्स, वो आपके साथ हमेशा है। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।